तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर विनय। मतलब फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का पार्ट नंबर 1। और इस पार्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जानने से पहले हम समझेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोपोर्शन जानना जरूरी है, तब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 में हम ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद अगले पार्ट में यानी इसके पार्ट नंबर 2 में हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन यानी चेंज आना। किसी भी चीज में अगर चेंज आता है, ठीक है, बदलाव, किसी भी चीज में अगर बदलाव आता है तो हम उसे वेरिएशन बोलते हैं। अब वेरिएशन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, we come across many situations in our day-to-day life, okay, where we see change in one quantity bringing change in other quantity। अब ये इतना सारा इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको इसका मतलब शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ। देखो, हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन हमारे रोज हम लोग झेलते हैं। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं डे टू डे लाइफ में, यानी रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ नया होता ही है। ठीक है, रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ नया होता है, रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, तो यही बदलाव, यही चेंज को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। जैसे किसी क्वांटिटी में चेंज आता है और उस क्वांटिटी की वजह से दूसरे क्वांटिटी में अगर चेंज आता है तो हम उसे बोलेंगे वेरिएशन। ठीक है, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे ना, अगर एक में चेंज आएगा और दूसरे में भी चेंज आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेरिएशन। इसी को बोला जाता है वेरिएशन। अब आपने वेरिएशन अच्छे से समझ लिया है, अब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्रोपोर्शन जानना होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है सर। तो चलिए प्रोपोर्शन के ऊपर बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शन। अब सर, ये प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन से दैट दे आर प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का ही आपने नाम सुना ही होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके एक चैप्टर है क्लास 8 में। ओके, आपकी क्लास में एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके, उसमें आपने प्रोपोर्शन सुना ही होगा। लेकिन आपको प्रोपोर्शन अच्छे से पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन यानी जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, व्हेन टू रेशियोज, यहां देखना, गौर करना इस लाइन को, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन से दैट दे आर प्रोपोर्शंस। ओके, मतलब कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे। अब ये रेशियो क्या होता है? शायद आपको रेशियो भी नहीं पता होगा, तो मैं आपको रेशियो भी बता देता हूं। देखो, जैसे a अपॉन बी है, ठीक है, तो a अपॉन बी को हम लोग a:b लिख सकते हैं। a:b, ये जो है ना आपका, ये दो डॉट, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रेशियो के फॉर्म में है और पढ़ते कैसे? a:b। ठीक है, लेकिन बोलते कैसे हैं कि ये रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को मैं रेशियो में कैसे लिख सकता हूं? ये तो सर फ्रैक्शन में, लेकिन इसको मैं रेशियो में कैसे लिख सकता हूं? तो 1:2 ये हो गया रेशियो के फॉर्म में। समझ में आया? बहुत इजी है। तो देखो, बोला क्या गया था कि जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो हम उसे प्रोपोर्शन कह सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो रेशियो लेते हैं और दोनों को पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे कि क्या वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो हम उसे प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/2, ठीक है, इक्वल है 2/4 के। ये हमको भी पता है 2/4 के इक्वल है। ठीक है, 2/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप कुछ लोग बोलोगे कि सर 2/4 है, ये तो 1/2 है, अब इक्वल कैसे है? तो देखो, ये 2 और 4 दोनों 2 के फैक्टर है कि नहीं? दोनों 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं? होते हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये 2 के टेबल में 1 बार में आएगा और ये 2 के टेबल में 2 बार में आएगा। ठीक है, हम लोग इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि 1/2 जो है, ये वाला, ये 1/2 ये 1/2 के इक्वल है। बोलो यस और नो? ये 1/2, ये वाला 1/2, ये वाले 1/2 के इक्वल है। पता चल गया? तो ये दो फ्रैक्शन इक्वल हो गए। अब इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं?
1/2 को हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 1:2, ठीक है। 1:2 इक्वल है किसके, 1:2 के, है ना। 1:2 के इक्वल है। अब ये जो बीच वाला इक्वल है इसको हम लोग हटाएंगे और इसकी जगह प्रोपोर्शन लगाएंगे, क्योंकि जब दो रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तब हम उसके जगह पे इक्वल टू की साइन नहीं लगाते, प्रोपोर्शन लगाते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन का सिंबल कैसा है जरा देखना है यहाँ पे, 1:2, प्रोपोर्शन 1:2, ठीक है। ये वाला जो साइन है, ये रेशियो में क्या होता था, सिर्फ 2 डॉट होते थे, और प्रोपोर्शन में क्या होता है, 4 डॉट होते हैं, 4 डॉट्स, ठीक है। 4 डॉट होते हैं प्रोपोर्शन में, रेशियो में 2 डॉट होते हैं और प्रोपोर्शन में क्या होता है, 4 डॉट। ऐसे इसका सिंबल है, प्रोपोर्शन का ये सिंबल है 1:2, प्रोपोर्शन 1:2, यानी 1:2 1:2 के बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोपोर्शन भी समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, देखो बहुत इजी है, ठीक है। जब कोई दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो हम उनको इक्वल दिखाने के लिए प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं, बस, और कुछ नहीं। प्रोपोर्शन बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। तो प्रोपोर्शन भी 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शन को आप इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शन 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन और दूसरा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रोपोर्शन में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जैसे 1:b है, ठीक है, प्रोपोर्शन C:d है, ठीक है। अगर ऐसा है, 2 रेशियो है, दोनों इक्वल है, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, 2 रेशियो जब इक्वल हो तब हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। A:b और C:d दोनों के दोनों क्या है, रेशियो इक्वल है। तो अब इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है, क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसका मतलब क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पहले आपको प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप मीन्स को मल्टीप्लाई करोगे, अब सर ये मीन्स क्या है, मीन्स मतलब ये B और ये C, ये जो प्रोपोर्शन के साथ जो चिपके हुए हैं ना, B और C, ये दोनों के दोनों आपके क्या है, मीन्स कहलाएंगे। B एंड C, ये क्या है सर, मीन्स है। B एंड C ये आपके क्या है सर, मीन्स है। और ये A और ये D, ठीक है, A और D, A एंड D ये आपके क्या है, एक्सट्रीम है। समझ में आया, इसको हम लोग एक्सट्रीम बोलते हैं। मतलब कि जब आप B और C दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी B और C, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे B इंटू C, वो आपके इक्वल आएगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि A और D के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। A और D के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा आपका B इंटू C। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1:2, प्रोपोर्शन 1:2 के, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अब चलिए इसको एक बार देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी ये 2 और 1, जब हम ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, 2 ही आएगा। और ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी ये 1 और ये 2 ये दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते क्या आता है, 1 इंटू 2, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, देख सकते हैं आप। ये 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, इज इक्वल टू 1 इंटू 2 क्या होता है, 2 होता है। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया प्रोडक्ट
प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉपर्टी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो चलिए समझ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सिंबलाइज हम इस तरीके से करते हैं, यानी दर्शाते इस तरीके से हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। आपको किसी चीज को दिखाना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना लिख के आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इज इक्वल टू को इक्वल टू करके साइन है ना, वैसे ही इसका भी साइन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन इस्तेमाल करते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है सर? प्रोपोर्शन तो समझ लिया कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं आपस में तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन है, देखिए, जिसमें जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप गए एक दुकान पे चॉकलेट खरीदने, ठीक है। आपने खरीदे 5 चॉकलेट। कितने चॉकलेट खरीदे? 5 चॉकलेट्स। और 5 चॉकलेट का दाम कितना है, प्राइस कितना है? 5 रुपीज, ठीक है। आपने खरीदे 5 चॉकलेट और 5 चॉकलेट का प्राइस कितना है? 5 रुपए, ठीक है। अगर आप 10 चॉकलेट खरीदोगे, 10 चॉकलेट्स, व्हेन यू परचेस 10 चॉकलेट्स, तो आपका प्राइस कितना हो जाएगा? जब आप 10 चॉकलेट खरीदोगे तो आपका कितना प्राइस हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएंगे। बोलो यस सर, नो? यस सर। जब आपने 5 चॉकलेट खरीदे तो आपका प्राइस था 5 रुपए, और जब आपने 10 चॉकलेट खरीदे तब आपका प्राइस हो गया 10। समझ रहे हो? जब आपने 5 चॉकलेट खरीदे तब 5 रुपए थे प्राइस, और जब 10 चॉकलेट खरीदा तो 10 रुपया हो गया। तो आपने क्या किया, ये 5 चॉकलेट था तब ये 5 रुपए थे, दोनों बैलेंस थे, दोनों बराबर थे, ठीक है। जैसे ही आपने चॉकलेट इंक्रीज किया, यानी चॉकलेट बढ़ा दिया, नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ा दिए, यानी 5 चॉकलेट से 10 चॉकलेट कर दिए, तब क्या हुआ? आपका प्राइस 10 चॉकलेट कर दिए। जैसे ही आपने इंक्रीज किया और इंक्रीज करके 10 चॉकलेट कर दिया, 10 चॉकलेट जैसे ही किया आपने, वैसे ही आपका प्राइस में भी इंक्रीज आया, ठीक है। पहले तो 5 था, पहले 5 था, 5 चॉकलेट के 5 रुपए थे, लेकिन जैसे ही आपने चॉकलेट, नंबर ऑफ चॉकलेट इंक्रीज किया, वैसे ही आप देख सकते हैं आपका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। जैसे ही आपने नंबर ऑफ चॉकलेट को इंक्रीज किया तो आपका ये प्राइस था ना 5 रुपए, वो 5 रुपए ना रहकर 10 रुपए हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये तो भैया जब हम इंक्रीज करते हैं तब होता है, और जब हम डिक्रीज करें तो क्या होगा? जैसे हमने 5 चॉकलेट 5 रुपए के खरीदे, ठीक है। अगर हम 2 चॉकलेट खरीदें, इसके जगह कितना? 2 चॉकलेट खरीदेंगे, यानी हम डिक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट डिक्रीज करेंगे, तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा, है ना। जब आप 5 चॉकलेट खरीदे तो 5 रुपए थे, और जब आपने 2 चॉकलेट खरीदे, यानी नंबर ऑफ चॉकलेट क्या किया? डिक्रीज किया, ठीक है। डिक्रीज किया, नंबर ऑफ चॉकलेट, 5 चॉकलेट थे, उसके 5 रुपए थे, नंबर ऑफ चॉकलेट आपने डिक्रीज किया तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लिखो SMAG, लिखो SMAG, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो SMAG, समझ में आ गया। अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आया तो लिखो SMAG, स्मैक, समझ में आ गया, ठीक है। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझ लिया कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी, ठीक है, उसकी वजह से दूसरे क्वांटिटी में भी इंक्रीजमेंट आती है, इंक्रीजमेंट आती है। पहले क्वांटिटी में इंक्रीज, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी उसकी वजह से इंक्रीज होगी, और पहली क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। साथ ही साथ डिक्रीज होगी, साथ ही साथ इंक्रीज होगी। ऐसे वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आया? प्रोपोर्शन को आप वेरिएशन भी कह सकते हो, ठीक है। हम यहाँ लिखे डायरेक्ट वेरिएशन तो भी चलेगा, हम यहाँ लिखे डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो भी चलेगा, ठीक है। बात एक ही है, एक ही चीज है दोनों। तो फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है खत्म, यानी हमारा आधा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी हमारा आधा चैप्टर जो कि डिपेंड है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन हम समझने वाले हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने समझा कि जब कोई एक चीज बढ़ती है और उसकी वजह से दूसरी चीज भी बढ़ती है, ठीक है।
जब ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा होता है। अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। जैसा हमने देखा था ना, नंबर ऑफ चॉकलेट जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे प्राइस बढ़ती जा रही थी, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट जैसे जैसे हम घटाते जा रहे थे, डिक्रीज करते जा रहे थे, वैसे वैसे प्राइस भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में बिल्कुल इसका उल्टा है। इसके नाम में छुपा हुआ है इनवर्स। इनवर्स यानी उल्टा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, एक मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि एक इंसान यानी आप अकेले को एक काम करना है, ठीक है, एक ही काम कर रहे हैं, यानी उसमें और कोई इंसान आपके अलावा शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए, आपके अलावा और कोई बंदा नहीं होना चाहिए जो आपकी हेल्प करना चाहिए। मैंने आपको ऐसे बोला, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट खुद से बनाना है और कोई आपकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा काम जो है मैंने आपके ऊपर सौंप दिया, तो आपको काम कितना करना पड़ेगा, 100%, पूरा 100% आपको काम करना पड़ेगा, पूरा 100%, ठीक है, पूरा काम आपको ही करना पड़ेगा 100%। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आपके अलावा 4 लोग और, यानी टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स 5, ठीक है, 5 लोग मिलके काम करेंगे एक प्रोजेक्ट को बनाने में। अगर 5 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आप मुझे बताओ कि ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने ऐसा बोला कि 5 लोग मिलके बनाओ एक प्रोजेक्ट को, 5 लोग मिलके बनाओ, ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या फिर कम करनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो कितनी करनी पड़ेगी, ओनली 20%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको 20% मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या था, 100%, यानी ओवरलोड, आपके ऊपर क्या था, ओवरलोड था, आपको पूरा मेहनत आपको ही करना था, ठीक है, जब आप अकेले थे। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, जैसे ही मैंने 1 से 5 किया, वैसे ही आपने देखा कि परसेंट में क्या आया, डिक्रीजमेंट आया। जैसे ही मैंने ये इंक्रीज किया, देख सकते हैं आप, 1 था, 1 से जैसे ही मैं 5 गया तो यहाँ जो 100 था वो बदल के 20 हो गया। इसमें जैसे मैंने इंक्रीजमेंट लाई, इसमें क्या हो गया, डिक्रीजमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर 5 लोग मिलके 20-20% काम करेंगे, यानी हर एक इंसान को कितना काम करना पड़ेगा, 20%, ठीक है। जैसे एक इंसान है उसको 20% करना पड़ेगा, दूसरा है, दूसरा वर्कर, उसको भी 20%, तीसरा है उसको भी 20%, चौथा है उसको भी 20%, पांचवा है उसको भी 20%। यानी जो नंबर ऑफ वर्कर है, जैसे पहला वर्कर है तो उसको 20%, दूसरा वर्कर है उसको 20%, तीसरा वर्कर है उसको 20%, चौथा वर्कर है उसको 20%, पांचवा वर्कर है उसको भी 20%। यानी पांचों को सिर्फ थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है, और पांचों जब मेहनत करेंगे तो पूरा काम को वो लोग 100% वाले काम को कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो यहां जब आप पांचों को मिलाओगे तो पांचों का टोटल कितना आ रहा है, 100%, ठीक है। वो पूरा काम 100% वाला पूरा काम वो लोग करके दे देंगे, 5 लोग रहेंगे तो, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां जैसे मैंने 10%, सोचो मैंने नंबर ऑफ वर्कर 10 कर दिए, ठीक है। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वर्कर 10 किए तो परसेंट बदलेगा या नहीं, बिल्कुल बदलेगा। जब एक वर्कर था तब आपको 100% काम यानी पूरा काम आपको करना था, लेकिन जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किया यानी बढ़ा दिया, तो अब बताओ कि हर एक इंसान को कितना परसेंट काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 10%। कितनी परसेंट, सिर्फ और सिर्फ 10% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी एक इंसान 10, दूसरा इंसान भी 10, तीसरा इंसान भी 10, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वर्कर जितने हैं और सब के सब कितना परसेंट काम करेंगे, 10-10%। तो टोटल मिला के हमारा पूरा काम फिनिश हो जाएगा, 100% वाला काम पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इससे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे ही हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो परसेंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी 1 से गए हम 10, हम क्या किए, इंक्रीज कर दिए, 1 से हम गए 10, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ परसेंट मतलब जो परसेंट था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया।
समझ में आ रहा है? ऐसे प्रोपोर्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक दूसरे एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 2 मैन है, 2 मेंस, ठीक है, 2 आदमी है, 2 मेंस है। अगर वो 2 आदमी मिलकर एक काम को कर रहे हैं, एक घर बनाना है, ठीक है, और घर बनाना है, और वो दोनों इंसान मिलकर एक काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, 2 इंसान मिलकर एक घर को बनाते हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। लेकिन अगर यही में इसमें क्या हुआ कि जब 2 इंसान थे वो 20 दिन में घर को बनाते हैं, घर को तैयार करते हैं। अगर मैंने नंबर ऑफ मैन डिक्रीज कर दिया, ठीक है, मैं इनवर्स प्रोपोर्शन का ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने नंबर ऑफ वर्कर क्या किया? डिक्रीज कर दिया और 1 मैन कर दिया। समझो, दो आदमी थे, 2 आदमी में से एक आदमी जो था वो छोड़ के काम बीच में से ही चला गया, यानी उसने जैसे शुरुआत ही नहीं की और काम बीच में से छोड़ के चला गया, तो पूरा का पूरा ओवरलोड किसके ऊपर आ जाएगा? ये 1 मैन के ऊपर, यानी एक इंसान के ऊपर पूरा घर को बनाने का पूरा ओवरलोड इस एक आदमी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही मैंने नंबर ऑफ मैन डिक्रीज किया, तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ मैन डिक्रीज किया, यानी वर्कर जो है, ठीक है, 2 आदमी थे, 2 आदमी से मैंने जब एक आदमी किया, तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? यानी समय ज्यादा लगेगा या समय कम लगेगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। ठीक है, तो यार देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाना है। अगर 2 इंसान थे, दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, और मैंने जैसे बोल दिया एक आदमी, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को करना है वो काम, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज तो ज्यादा लगेंगे, है ना, यानी समय ज्यादा लगेगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में काम पूरा होगा? इसका डबल, 40 डेज में काम पूरा होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ मैन डिक्रीज किया, तो हमारा नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? इंक्रीज। नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ऐसे प्रोपोर्शन को इनवर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ, NO डॉट मतलब नंबर, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन का भी ऐसा ही साइन होता है, बस क्या होता है? 1 आ जाता है ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मैन इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ डेज के, यानी जब जब नंबर ऑफ मैन बढ़ेगा तब तब नंबर ऑफ डेज घटेंगे, और जब जब नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होगा, ठीक है, जब इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा, और जब जब नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन का, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना सर तो समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सब था इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। हमने पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है, लेकिन बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कराना, यानी क्वेश्चंस बाकी है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, वो भी मैं आपको करा दूंगा अगले पार्ट में। इसके अगले पार्ट में मैं वो आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, वरना तो हम लोग अगले पार्ट में सब कवर करेंगे ही। ठीक है, क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, मैं आपको सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां तक था हमारा पार्ट नंबर 1। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 1 के बाद पार्ट नंबर 2 में हम वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।